हेलो फ्रेंड्स। तो एरर स्पॉटिंग की जो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, है ना, मोर 10 सेंटेंसेस विद एरर्स आर बिफोर यू द स्क्रीन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स। फ्रेंड्स, फर्स्ट सेंटेंस बिफोर यू, इट इज ट्रू दैट राम विल फिनिश वर्क बिफोर वी लीव। कहता है ये सच है कि राम विल फिनिश वर्क, राम काम खत्म कर देगा बिफोर वी लीव, इससे पहले कि हम रवाना हो। फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है ये सीक्वेंस ऑफ टेंस का सेंटेंस है। इसमें मिस्टेक क्या है, ध्यान से सुने। जब दो सेंटेंस के बीच में बिफोर या आफ्टर आ जाता है, जब दो सेंटेंस के बीच में बिफोर आ जाए या आफ्टर आ जाए और एक तरफ फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो दूसरी तरफ आएगा विल है प्लस वर्ब, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट। तो जब कभी भी आप दो सेंटेंस के बीच में या शुरू में, कई बार शुरू में भी आ सकता है बिफोर आफ्टर, तो जब कभी दो सेंटेंस के बीच में या शुरू में बिफोर या आफ्टर आ जाए और एक सेंटेंस पूरा दे रखा हो और दूसरे में, है ना, ब्लैंक दे रखा हो और उसको भरने के लिए कहा जाए, तो आपको ये देखना है कि बिफोर आफ्टर के एक तरफ अगर फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो दूसरी तरफ आपको मान लीजिए विल है प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है, विल है प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा विल हैव फिनिश्ड, क्योंकि यहाँ अपने को विल हैव फिनिश्ड, विल तो लगा हुआ है, हैव फिनिश करके इस सेंटेंस को सही करेंगे। फिर सुन लीजिए, जब कभी बिफोर या आफ्टर वाक्य के शुरू में आ जाए या बीच में आ जाए, बिफोर भी आ सकता है, आफ्टर भी हो सकता है, अगर एक तरफ आपको फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो दूसरी तरफ विल है प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। राइट, विल हैव की जगह शैल हो सकता है, लेकिन आप केवल विल हैव माइंड में रखें अभी। ठीक है, और अगर उन्होंने विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा है तो आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है। फर्स्ट फॉर्म लगाते समय जरूर ध्यान रखें एस ई एस का, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ लीव्स हो जाता, पर वी प्लूरल है इसलिए लीव रहेगा। तो इसके अंदर ये सीक्वेंस ऑफ टेंस का सेंटेंस है। बिफोर आफ्टर जब भी आ जाए तो चौंकिए। फिर आता है हमारा, द क्लाइमेट ऑफ त्रिवेंद्रम इज मोर प्लेजेंट देन इनलैंड रिसोर्स। द क्लाइमेट ऑफ त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम का जो क्लाइमेट है इज मोर प्लेजेंट, वो ज़्यादा सुखद है, सुहावना है ना, देन इनलैंड रिसोर्स। यहाँ क्लाइमेट की तुलना हो रही है, ना कि किसी रिसोर्ट की। लेकिन इस सेंटेंस में क्या है, क्लाइमेट की तुलना रिसोर्ट से हो रही है, दैट इज इनकरेक्ट। तुलना तो जैसे माई शर्ट इज सुपीरियर टू यू, तो माई शर्ट इज सुपीरियर टू यू, मेरी कमीज तुमसे अच्छी है, तो कमीज की तुलना लड़के से थोड़ी हो रही है, कमीज की तुलना कमीज से होगी, तो दो बार कमीज आएगा, तो यहाँ भी क्लाइमेट दो बार आएगा। तो हमको क्या करना है, द क्लाइमेट ऑफ त्रिवेंद्रम इज मोर प्लेजेंट, देन के बाद बोलना है देन द क्लाइमेट ऑफ इनलैंड रिसोर्स। तो यहाँ पे देन द क्लाइमेट ऑफ वापस आएगा, लेकिन अगर देन द क्लाइमेट ऑफ वापस नहीं लगाना चाहते हैं तो फिर देन के बाद दैट ऑफ लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम इस जगह हम दैट ऑफ इंजर्ट कर देंगे, देन दैट ऑफ, यानी, है ना, इंडोर रिसोर्स के वाले से, इसकी हिंदी यूँ हो जाती है। तो यहाँ वाले से मतलब इंडोर रिसोर्स के, ठीक है, क्लाइमेट वाले से त्रिवेंद्रम का जो क्लाइमेट है वो ज़्यादा प्लेजेंट है। तो आप देन के बाद चाहें तो क्लाइमेट दोबारा लगा दें, दोबारा शब्द को यूज़ नहीं करना चाहें तो देन के बाद दैट ऑफ लगा दिया जाए, वो दैट ऑफ क्लाइमेट को रेफर कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। अब ये सेंटेंस राइट है। क्लियर? तो द क्लाइमेट ऑफ त्रिवेंद्रम इज मोर प्लेजेंट देन दैट ऑफ इनलैंड रिसोर्स। नेक्स्ट आता है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बाय स्पेसशिप हैव शोन दैट देयर आर craters ऑन द मून। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, है ना, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बाय स्पेसशिप, स्पेसशिप जो गए चंद्रमा पे, ठीक है, उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेट किया है, क्या खोज मतलब करी है, क्या छानबीन करी है ना, वो जो छानबीन करी है उसने क्या दर्शाया है, दैट देयर आर क्रैटर्स ऑन द मून, कि चंद्रमा पे बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं। क्रैटर्स मतलब गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे हैं, खड्डे हैं। राइट, तो देखो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन में ये सिंगुलर है, ये
इसलिए यहाँ पे हैव ना करके है जाएगा। तो वी हैव टू डिलीट हैव एंड इंसर्ट हैज, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एक किया है, एक इन्वेस्टिगेशन की बात चल रही है। नाउ द सन इज राइट, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बाय स्पेसशिप हैज शोन दैट देयर आर, है ना, क्रैटर्स ऑन द मून। तो ये जो शिप में एस लगा हुआ है ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि शिप में एस है तो स्टूडेंट क्या देखता है ना, ये प्लूरल है और यहाँ पर मतलब जो अपने को हैव सही है। मैं हमेशा आपको कहूँगा कि नियमों के पीछे नहीं जाना है, हमें सेंस यूज़ करना है, और सेंस यूज़ करने के लिए आपको हर हिंदी के सेंटेंस की इंग्लिश बनानी आनी चाहिए और हर इंग्लिश के सेंटेंस की हिंदी समझ में आनी चाहिए, सेंस समझ में आना चाहिए, तब जाके ये चीज़ें, ठीक है, पकड़ में आती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हिज वाइफ लिव्ड इन पेरिस हैज़ डिवोर्स्ड हिम। कोई व्यक्ति है, हिज वाइफ लिव्ड इन पेरिस, कहता है उसकी पत्नी जो, अब यहाँ जो की आवाज़ आ रही है, पत्नी जो पेरिस में रहती है, हैज़ डिवोर्स्ड हिम, उसने उसको तलाक दे दिया है, ठीक है, क्योंकि उसकी वाइफ मतलब जब, तो हिज वाइफ, तो यहाँ पे लगाएंगे जो के लिए हु। जब मनुष्य के लिए जो लगाया जाता है उस समय हु यूज़ किया जाता है। जैसे लड़का जो, द बॉय हु, द बॉय विच नहीं, द बॉय हु। तो मनुष्य के लिए हु का यूज़ किया जाता है, अगर जो शब्द मनुष्य के लिए आ रहा है तो हु लगेगा। तो है ना, हिज वाइफ, उसकी पत्नी जो पेरिस में रहती है, उसने उसको तलाक दे दिया है। करेक्ट, है जा रहा है, थर्ड फॉर्म आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट। बस इतना ही करना है। मैं फिर आपको कहूँगा कि द प्रॉब्लम व्हाट यू हैव टुडे, ये मेरे साथ भी थी। चलना शुरू करा, ट्रांसलेशन में अच्छी पकड़ कर ली, रीडिंग की आदत डाल ली, तो जो इंग्लिश की प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई। बट आई वाज नेवर नोइंग कि मेरा दिन कभी ऐसा दिन भी आएगा, आई नेवर ड्रीम्ड इट कि मैं कभी इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा, है ना? तो आप भी मतलब इसी रास्ते पे चलें, धैर्य रखें, लेकिन आप मंजिल पा लेंगे। नेक्स्ट आता है, ही कट द क्लॉथ विथ ए सीजर्स दैट वर ब्लंट। देखिए, ही कट द क्लॉथ, उसने कपड़ा काटा कैंची के साथ, दैट वर ब्लंट, ठीक है। यहाँ वर क्यों आ रहा है, कैंची को लेके, है ना, कन्फ्यूजन है। कई लोग सिंगुलर हेल्पिंग लगाते हैं, कई लोग प्लूरल हेल्पिंग लगाते हैं, कई कहते हैं उसमें दो लीवर हैं इसलिए वर आएगा। लेकिन लीवर को अलग कर दिया जाए तो कैंची थोड़ी कहलाएगी, वो तो खंजर कहलाएगा, है ना, वो तो खंजर कहलाएगा, मान लीजिए डैगर कहलाएगा, वो DAGGER। पर कई लोग कहते हैं कि नहीं उसके दो लीवर हैं इसलिए वर लगाओ। लेकिन जब उनको जोड़ दिया जाता है, कैंची तो एक ही कहलाएगी। तो कई जगह वॉस भी आता है। खैर, तो यहाँ पे अपन दो मान लेते हैं तो वर राइट है, पर गलती क्या है, ये ए डिलीट करना पड़ेगा। इसकी हिंदी देखिए, ही कट द क्लॉथ, उसने कपड़ा काटा कैंची से, ना कि एक कैंची से। तो ये ए का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, वी हैव टू डिलीट ए। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, ही सेड दैट ही रिग्रेटेड दैट ही हैड एक्टेड सो हैस्टिली। देखिए, ही सेड दैट, उसने कहा कि, ही रिग्रेटेड, उसको बहुत पश्चाताप हुआ। रिग्रेट, इसके दो सिनोनिम है, रिपेंट और एक है डिप्लोर। तीनों का मीनिंग होता है पश्चाताप करना। क्लियर। तो ही सेड दैट, उसने कहा कि उसने बहुत रिग्रेट किया, उसको बहुत पश्चाताप हुआ, दैट ही हैड एक्टेड सो हैस्टली, है ना। पश्चाताप क्यों हुआ, क्योंकि उसने बहुत जल्दी में वो काम कर दिया था। वो एक्टिंग वो मतलब जो जल्दी में कर गया था और वो सब मतलब खराब हो गया। तो आप यहाँ पे बिकॉज की आवाज़ आ रही है, ये डिलीट करके यहाँ लिखेंगे बिकॉज। क्लियर। अब ये सेंटेंस राइट हो जाएगा। नाउ द सेंटेंस इज, ही सेड दैट ही रिग्रेटेड बिकॉज ही हैड एक्टेड सो हैस्टिली। नेक्स्ट आता है, आई कैन नॉट अकम्पनी यू बिकॉज आई हैव मच असाइनमेंट्स टू कंप्लीट। आई कैन नॉट अकम्पनी यू, अकम्पनी मतलब साथ देना, मैं आपका साथ नहीं दे सकता हूँ, बिकॉज आई हैव मच असाइनमेंट्स टू कंप्लीट, मेरे को बहुत सारे काम हैं। फ्रेंड, असाइनमेंट में एस लग रहा है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे मच नहीं आएगा, इसको डिलीट करके हम मैनी लगाएंगे, क्योंकि मैनी जो है वो संख्या के लिए लगता है और मच लगता है क्वांटिटी के लिए। असाइनमेंट्स को गिना जा सकता है, एक काम, दो काम, तीन काम, दैट्स व्हाई वी हैव टू डिलीट मच एंड इन प्लेस ऑफ इट वी हैव टू इंसर्ट वर्ड मैनी। नाउ द सेंटेंस इज राइट, मैनी असाइनमेंट्स, ना कि मच असाइनमेंट। नेक्स्ट इज, इट इज ऑल द मोर बेटर फॉर यू टू टेक द एग्जामिनेशन देन टू विड्रॉ योर फॉर्म। इट इज ऑल द मोर बेटर, अब ये देखिए अजीब सा लग रहा है सेंटेंस, है ना, कि ये तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, है ना, बेटर फॉर यू, इट इज़ ऑल द बेटर फॉर यू टू टेक द एग्जामिनेशन देन टू विड्रॉ योर फॉर्म।
कहता है तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम परीक्षा दो, बजाय कि तुम उसको विड्रॉ करो। पीछे नहीं हटना है, यानी परीक्षा देनी देनी है, फेल हो जाएंगे कोई बात नहीं है, बट यू विल गेट एन एक्सपीरियंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इट इज़, ये सब हटा देंगे, यहाँ आएगा मच, क्योंकि दो ऑप्शन है व्यक्ति के सामने, एक तो परीक्षा दूं या ना दूं या विड्रॉ कर लूं, तो मेरे जैसा व्यक्ति उसको सलाह दे रहा है ना, इट इज़ मच बेटर, ये तुम्हारे लिए अच्छी चीज़ है कि नहीं, फॉर यू टू टेक द एग्जामिनेशन, कि आप परीक्षा दो। मैंने पीछे आपको एक वीडियो में उसमें मतलब जब परीक्षा, टीचर परीक्षा देता है तो उसके साथ गिव लगता है, स्टूडेंट अगर परीक्षा है ना देता है उसका टेक लगता है। तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यू टेक द एग्जामिनेशन देन टू विड्रॉ योर फॉर्म। तो यहाँ पे हम ये हटा देंगे और कर देंगे इट इज़ मच बेटर, कि आपके लिए ज़्यादा अच्छा है कि आप परीक्षा दीजिए बजाय कि आप पीछे हटें, विड्रॉ नहीं करना है। Right, second sentence of today's second last sentence is the before you today. You must try to clearly indicate the errors by making them in red. You must try to clearly indicate. कहता है तुम्हें है ना साफ तरह से इंडिकेट करना चाहिए, दर्शाना चाहिए। कैसे? गलती को, जो गलतियां हैं उसको अच्छी तरह से मतलब दर्शाइए, बाय मेकिंग देम इन रेड, उन गलतियों को आप हाईलाइट कर दो रेड, ताकि वो चीज़ समझ में आए, ये कहना चाह रहा है। तो ये जो क्लियरली है ये एडवर्ब है, एडवर्ब का यूज़ यहाँ किया जाएगा। तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे? यू मस्ट ट्राई टू इंडिकेट क्लियरली, ये क्लियरली एडवर्ब है, यहाँ आ जाएगा द एरर्स बाय मेकिंग देम इन रेड। कहता है तुम्हें साफ तरह से मतलब जो एरर्स दिखानी चाहिए रेड करके, ठीक है। एंड द वेरी लास्ट सेंटेंस ऑफ टुडे इज बिफोर यू, है ना, क्लियोपैट्रा नाम है ये, एज वेल एज हर रेटिन्यू, रेटिन्यू कहते हैं परिजन, परिवार के लोग, क्लियोपैट्रा इंग्लिश नेम है। क्लियोपैट्रा एज वेल एज हर रेटिन्यू आर सेलिंग डाउन द नाइल, नाइल नदी का नाम है, कि नदी में नीचे की ओर वो जा रहे हैं। तो क्लियोपैट्रा एज वेल एज हर, फ्रेंड्स एक कॉन्सेप्ट है कि दो सब्जेक्ट के बीच में अगर एज वेल एज आता है, दो सब्जेक्ट के बीच में अगर एज वेल एज आता है, ऐसे सेंटेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट चलता है, तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आएगा। तो यहाँ आर ना करके हम इज करेंगे, ये हटा देंगे, इज कर देंगे, नाउ द स्टूडेंट राइट। तो ये एक कॉन्सेप्ट है मतलब इंग्लिश का, कि दो सब्जेक्ट के बीच में जब एज वेल एज आ जाए, ठीक है, यहाँ पे मैंने पीछे भी आपको बताया था, एज वेल एज तीन चीज़ें हैं ये, एज वेल एज आ जाए या इन एडिशन टू आ जाए या विथ आ जाए, तीनों में से कोई भी आ सकता है। तो जब कभी दो सब्जेक्ट के बीच में एज वेल एज या इन एडिशन टू या विथ आ जाए, ऐसे सनद के अंदर हेल्पिंग और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आएगा, तो यहाँ आर हटा के इज कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये थे मतलब आज के 10 नए सेंटेंस एरर्स के साथ, ठीक है, जिस चीज़ को हम लेके चल रहे हैं। और मैं पर्सनली आपको एडवाइस करूँगा कि ये जो इंग्लिश की प्रॉब्लम थी, कभी मेरे साथ भी थी, आई वाज नेवर नोइंग कि मेरा दिन ऐसा आएगा कि मैं इंग्लिश की क्लासेस मतलब ले रहा हूँगा, है ना। लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ, बस एक ही चीज़ ध्यान में रखिए, पहली तो चीज़ है कि इंटरेस्ट बहुत होना चाहिए, मन होना चाहिए, उसके बाद सही रास्ते पे चलिए। और मेरा जो 6 महीने का कोर्स है, पूरा जो फुल कोर्स है वो बहुत सिस्टमैटिकल बना हुआ है, राइट। तो आप एरर्स भी देखिए, ये तो सब यूट्यूब पे है। और अगर फुल कोर्स करना है तो फिर आप मेरे मेरे ऐप पे जाइए, इंग्लिश वाले सरदार जी, यू विल गेट द फुल कोर्स देयर, और सब कुछ यूनिक पढ़ाया गया है। तो विद दीज़ वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।